हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। जितने भी स्टूडेंट इस बार 12th में हैं और जिनको बोर्ड एग्जाम 2023 देना है वो आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12 हिंदी का एक वायरल पेपर। सेम इसी तरह यानी कि ऐसे ही आएगा 2023 में हिंदी का पेपर। तो जितने भी स्टूडेंट 2023 बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं वो आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा पेपर है जिससे हर साल बहुत सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं और इस बार 2023 में भी इस पेपर से कई क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर हिंदी का पेपर कैसा आता है, क्या हिंदी का पेपर भी कठिन आता है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने आपको बताया था कि हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है, हिंदी और इंग्लिश, जिसमें आप 100 में, ठीक है, 100 नंबर में से 95 प्लस बहुत ही आसानी से अचीव कर सकते हैं, क्योंकि हिंदी में बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो रिपीटेड होते हैं। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि हिंदी के आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ना है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में मैं पूरे पेपर को लेकर आया हूं। ऐसे ही आएगा हिंदी का पेपर 2023 बोर्ड एग्जाम में। ये हिंदी का एक वायरल पेपर है जिससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और 90% नंबर यानी कि 90% प्लस मार्क आपका क्लियर है हिंदी में आएगा, क्योंकि ये पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है और हिंदी में बहुत सारे टॉपिक हैं जो रिपीटेड होते हैं। ठीक है, और इस पूरे पेपर को मैं सॉल्यूशन के साथ बताने वाला हूं, यानी कि जितने भी क्वेश्चन इसमें होंगे सभी का मैं आंसर स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो जितने भी स्टूडेंट 2023 बोर्ड एग्जाम में बैठने वाले हैं वो इस वीडियो को मिस नहीं करेंगे, नहीं तो बाद में उनको पछताना पड़ेगा, क्योंकि ये वीडियो आपको बार बार नहीं मिलने वाला। ठीक है, बहुत ही खुशनसीब लोग होते हैं जिनको ये मिलता है। तो देखिए ऐसे आएगा हिंदी का पेपर। अब देखिए सबसे पहले हिंदी में 95 प्लस तो हर कोई लाता है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो बहुत कमजोर थे, वो भी 90, 92, 93, 95 ऐसे नंबर लेकर आए। क्यों? क्योंकि हिंदी में ऐसे टॉपिक्स हैं जो रिपीटेड हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सभी वीडियो आपको टाइम से मिलते रहें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले ध्यान दीजिए, आपके पास समय टोटल 3 घंटे 15 मिनट रहेगा। आपका जो पूर्णांक है वो 100 नंबर का रहेगा। सबसे पहले ये ध्यान दीजिए, ठीक है। उसके बाद में अब हम स्टार्ट करते हैं खंड का। देखिए आपका जो हिंदी का पेपर है 2 सेक्शन में डिवाइड होगा, खंड का और खंड खा। ठीक है, खंड का में आपका क्या क्या होगा? जो हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्न है, गद्यांश, पद्यांश, जीवन परिचय, कहानी, खंड काव्य, ये सब खंड का में होंगे। जो 50 नंबर का पेपर होगा पहले हम उसको देखेंगे। ठीक है, तो खंड का में देखिए प्रश्न नंबर 1 है, ये आपका हिंदी गद्य साहित्य के बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे। पहले 5 क्वेश्चन रहेंगे बहुविकल्पीय गद्य साहित्य के, फिर 5 क्वेश्चन रहेंगे पद्य साहित्य के, यानी कि 10 नंबर का ये पेपर आपका 10 नंबर का स्टार्टिंग में बहुविकल्पीय प्रश्न होगा। ठीक है, का देखिए शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक है। बताइए जो शिक्षा का उद्देश्य है इस निबंध के लेखक कौन है? आपके पास 4 ऑप्शन है, जो सही ऑप्शन है उस पर आपको टिक करना है, नहीं कि उसको लिखना है। तो देखिए शिक्षा का उद्देश्य जो है इसको लिखा है संपूर्णानंद जी ने, तो ऑप्शन नंबर 2 वाला राइट होगा। ठीक है, तो ये आपको अपनी कॉपी में लिखना है, कुछ करना नहीं है। खा वाला देखिए 1 नंबर आपका क्लियर, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए 1 नंबर आपको मिलेगा। ये ध्यान रखिएगा, पूरा पेपर आपको देखना है और ध्यान से समझना है। ठीक है, कि कैसा आएगा अभी पता चल जाएगा कि पेपर कठिन आता है या सरल। खा देखिए लल्लू लाल की रचना है, इन चारों में से कौन सी रचना लल्लू लाल जी की है? तो लल्लू लाल जी की रचना है प्रेम सागर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा। सबको ध्यान से समझिएगा। गा वाला देखिए पर्दा कहानी के लेखक है, पर्दा कहानी के लेखक कौन है? तो यशपाल है, 4th वाला ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, ऐसे घा देखिए आवारा मसीहा के रचनाकार हैं विष्णु प्रभाकर। तो ये सब आपको पता है, मुझे पता है, मैं टिक करते जा रहा हूं, आपको भी पता होना चाहिए। नहीं पता है तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को पढ़े, सब पता चल जाएगा। ठीक है, अंगा नंबर देखिए बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है? ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। अब देखिए ये 5 क्वेश्चन हमारे हिंदी गद्य साहित्य के थे, 5 नंबर का हमारा काम हो गया। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। इसमें भी 5 क्वेश्चन रहेंगे बहुविकल्पीय हिंदी पद्य साहित्य से। ठीक है, इसमें क्या है? जैसे कामायनी किस युग की रचना है? आपके पास 4 ऑप्शंस रहेंगे। जैसे देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 4 ऑप्शन आपका क्लियरली है कि रहेगा। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। इसके जो ऑप्शन है वो दूसरे पेज में है। देखिए फर्स्ट है द्विवेदी युग, सेकंड है छायावादी युग, थर्ड है भारतेंद्र युग, 4th है प्रगतिवादी युग। ठीक है, तो देखिए जो कौन सी रचना थी? कामायनी। ठीक है, कामायनी जो है ये छायावादी युग की रचना है। क्यों? क्योंकि इसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं और जयशंकर प्रसाद जी छायावादी युग के कवि हैं, सभी को पता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। खा वाला देखिए निम्नलिखित कवियों में से कौन प्रगतिवादी युग का है? इनमें से कौन से कवि प्रगतिवादी युग के हैं? तो अग्रदास जी जो हैं ये प्रगतिवादी युग के कवि हैं। गा देखिए तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, यानी कि तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था? मैंने बताया 1943। अब इसको याद कैसे करेंगे? बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं। देखिए तार सप्तक, तार की स्टार्टिंग में ता और आया,
और 43 में भी ता और रा आता है, ठीक है। तो याद हो गया हमें, तार सप्तक का है 43, ठीक है। तो ये आपका 1943 होगा। बाकी 41 में दूसरा आएगा, 54 में दूसरा आएगा, 47 में दूसरा आएगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। घा वाला देखिए, द्विवेदी युग की रचना नहीं है। इनमें से कौन सी रचना है जो द्विवेदी युग की नहीं है? तो देखिए कामायनी है। कामायनी बताइए किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद जी की। ये छायावादी युग की रचना अभी मैंने ऊपर बताया, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन थोड़ा घुमा फिराकर दिया जाएगा, आपको आंसर लिखना होगा। अभी ध्यान से समझिएगा, पूरा पेपर समझना है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी कृत महाकाव्य नहीं है? इसमें से कौन सी कृति है जो महाकाव्य नहीं है? तो मामा जो है ये एक ऐसी कृति है जो महाकाव्य नहीं है। तो 5 नंबर के वो विकल्पीय प्रश्न हमारे हिंदी पद्य साहित्य, यानी कि टोटल जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे 10 नंबर के आएंगे, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पर, ठीक है, क्योंकि हमारा ये तीसरा क्वेश्चन है, इसमें गद्यांश दिया जाएगा। जो आपका हिंदी गद्य है, ठीक है, उसमें से गद्यांश रहेगा। जैसे देखिए 10 नंबर का पूरे ये रहेगा। इसमें कैसे होगा क्वेश्चन देखिए, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये आपका एक गद्यांश है। धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं, जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है, उससे कौन परिचित ना होना चाहेगा, ठीक है। तो ये आपका गद्यांश है। अब इसके नीचे 5 क्वेश्चन रहेंगे। नंबर 1 क्वेश्चन आपका है, देखिए उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। आपको सबसे पहले गद्यांश पहचानना आना चाहिए कि आखिर ये किस पार्ट से लिया गया है। तो देखिए, धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर जो वासुदेव शरण अग्रवाल जी का है, ठीक है, उससे ये लिया गया है, राष्ट्र के स्वरूप से, राष्ट्र का स्वरूप, ठीक है। तो इसमें आपको जब संदर्भ लिखेंगे तो पाठ और लेखक का नाम आपको लिखना होगा। दूसरा क्वेश्चन है, धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है? तो इसका आंसर आपको इसी में मिल जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी अमूल्य निधियां भरी हुई है, इसी के कारण यह वसुंधरा कहलाती है। तीसरा है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, यानी कि जो यहां से धरती से लेकर चाहेगा, यहां के नीचे देखिए रेखाएं हैं, इसकी अपनी भाषा में व्याख्या कीजिए। चौथा है, पृथ्वी की देह को किसने सजाया है? तो यहां पर लिखा है, लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों ने पृथ्वी की देह को सजाया। बस आंसर हो गया, ठीक है। पांचवा है, भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो आपको गद्यांश दिया जाएगा, उसके नीचे 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, ठीक है। पांचों का आंसर देंगे, एक क्वेश्चन का 2 नंबर, टोटल आपको 10 नंबर इसके लिए मिलेगा। बस हो गया, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। एक गद्यांश, उसके नीचे 5 क्वेश्चन, उसका आंसर दीजिए, 10 नंबर ले जाइए। मान लीजिए आपका गद्यांश ये वाला नहीं पता है, जो गद्यांश दिया गया था मान लीजिए वो नहीं पता है, तो एक और गद्यांश रहेगा, दोनों में से एक ही करना है। देखिए, अशोक का फूल उसी मस्ती में हंस रहा है। अब ये देखते ही मैंने पहचान लिया, आप भी पहचान लिए होंगे कि ये अशोक के फूल चैप्टर से, जिसको लिखा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। तो ये आपका हो गया गद्यांश, ठीक है। इसके भी नीचे 5 क्वेश्चन आएंगे, देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है, 10 नंबर इसके लिए भी मिलेगा। तो दोनों में से जो आपको पता हो वही आप सॉल्व कर दीजिए, आपको नंबर दे दिया जाएगा, ठीक है। तो गद्यांश 10 नंबर हो गया। टोटल हमने 25 नंबर का अब तक क्वेश्चन पेपर देख लिया, ठीक है। कितने नंबर का? सॉरी 10 और 10 20 नंबर का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चौथा क्वेश्चन। अब जब हिंदी गद्यांश आया तो पद्यांश भी आएगा। अब देखिए ये भी उसी तरह है, दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 10 नंबर का ये भी रहेगा, वही सेम। इसमें क्या है, कविता दे दी जाएगी, एक कुछ लाइनें दे दी जाएंगी, उसको आपको करना है। देखिए, दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अवलाजन के लिए कौन सा पथ है? यदि मैं उकसाई गई भरत तो हूं, पथ समान पुत्र स्वयं भी हूं, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब देखिए इसके नीचे भी 5 क्वेश्चन रहेंगे, जैसे उसके नीचे था वही सेम प्रोसेस, ठीक है। तो इसके नीचे यहां देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ, ठीक है। 5 क्वेश्चन रहेंगे, एक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर, 5 क्वेश्चन, टोटल आपको 10 नंबर यहां पर दिया जाएगा, ठीक है। तो हिंदी पद्यांश में भी ऐसे रहेगा। इसमें भी आपके पास ऑप्शंस रहेंगे, जैसे अथवा यहां पर लगा हुआ है, ठीक है, अथवा लगा है। ये वाला ऊपर वाला नहीं पता है तो यहां पर आप इसको कर सकते हैं। देखिए, लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, ठीक है। तो ये आपका किस चैप्टर से लिया गया है? जो आपका फर्स्ट चैप्टर पवन दूती का, ठीक है, जिसको लिखा है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोज जी ने। तो इसको आप पढ़िए और इसके नीचे 5 क्वेश्चन सेम उसी तरह से दिए गए हैं। देखिए ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है, 5 क्वेश्चन है। इसके लिए भी आपको 10 नंबर, यानी कि दोनों में से एक आपको करना है जो आपको पता है। यहां पर ऑप्शंस मिल जाते हैं, जो आपको पता होगा वही आप कीजिएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 आते हैं, जीवन परिचय, यानी कि जो साहित्यिक परिचय आता है 5 नंबर का, ठीक है। 10 नंबर का आता है लेखक और कवि का मिलाकर, ठीक है। तो देखिए, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। यानी कि आपको लेखक दे दिए गए, 3 लेखक दिए जाएंगे। देखिए 80 शब्दों में आपको जीवन परिचय लिखना है, शब्द सीमा अधिकतम 80 शब्द, ठीक है। देखिए, फर्स्ट है हजारी प्रसाद द्विवेदी, सेकंड है एपीजे अब्दुल कलाम, थर्ड है वासुदेव शरण अग्रवाल। तीनों लेखक में से किसी एक का आपको साहित्यिक परिचय और उनकी रचना लिखनी है, 5 नंबर आपको मिलेगा। तो 3 ऑप्शंस रहेंगे, आपको एक का ही लिखना है, ठीक है। ऐसे खवाला अब आते हैं, कवियों का जीवन परिचय। तो निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों पर प्रकाश डालिए, 5 नंबर ये भी, ठीक है। इसमें भी 3 कवि रहेंगे, 1 2 3, मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रानंद बंद, रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है। तीनों में से किसी एक का लिखिए, आपको 5 नंबर इसके लिए भी मिलेगा। तो यहाँ पर साहित्यिक परिचय में 3 का ऑप्शन रहेगा, ठीक है। जो आपकी शब्द सीमा 80 शब्दों में आपको इसको लिखना
होगा। ठीक है, अभी हमारा खंड का जो है अभी है। देखिए अब आते हैं कहानी पर, प्रश्न नंबर 6। इसका नंबर बिल्कुल फिक्स रहता है। ठीक है, देखिए बहादुर अथवा पंचलाइन कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। शब्द सीमा 80। देखिए आप बहादुर कहानी या पंचलाइन कहानी दोनों में से किसी एक के उद्देश्य पर आपको प्रकाश डालना है, 5 नंबर मिलेगा। मान लीजिए आपको नहीं पता है तो नीचे अथवा लगा हुआ है। ध्रुव यात्रा कहानी की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए। अब देखिए आपको करना क्या है, चाहे आप बहादुर कहानी का उद्देश्य लिखें, चाहे पंचलाइन कहानी का उद्देश्य लिखें, या फिर ध्रुव यात्रा कहानी की कथा वस्तु लिखें। तीनों में से एक ही टॉपिक पर आपको लिखना है, ऐसा नहीं कि आप 2 पर लिख दें। ठीक है, इसमें दिया गया है कि इन दोनों में से किसी एक पर आप लिखिए। मान लीजिए दोनों नहीं पता है तो यहां पर ये दिया गया है, इसको लिखिए। ठीक है, या आपको बहादुर कहानी का उद्देश्य पता है तो इसको लिख दीजिए, बाकी सब हो गया। ठीक है, समझ में आया? तो इसमें बहादुर और पंचलाइन कहानी का सारांश और उद्देश्य पढ़ लेंगे, 5 नंबर आपको कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, अब 7 नंबर देखिए, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, 5 नंबर। अब देखिए स्वपठित खंड काव्य में क्या होता है, 80 शब्दों में आपको लिखना है। ये आपके डिस्ट्रिक्ट वाइज होता है, जैसे आप कहीं से भी हैं, जैसे यूपी में आप जिस जिले से हैं उसका अलग अलग रहता है। ठीक है, जैसे किसी में श्रवण कुमार होगा, किसी में रश्मि रथी होगा, ठीक है, किसी में मुक्त यज्ञ होगा, किसी में त्यागपति होगा। अब मैं जहां से हूं यहां पर त्यागपति है। ठीक है, तो जैसे त्यागपति है, त्यागपति खंड काव्य की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए, ये आप लिखिए। मान लीजिए आपको नहीं पता है तो अथवा लगा है। त्यागपति खंड काव्य के आधार पर हर्षवर्धन का चरित्र चित्रण कीजिए। तो दोनों में से किसी एक को करना है। ठीक है, आपको 5 नंबर दे दिया जाएगा। अब जिसमें सत्य की जीत है मान लीजिए, तो वो सत्य की जीत खंड काव्य के आधार पर द्रौपदी का चरित्र चित्रण कीजिए, या ये नहीं पता तो अथवा लगा है, सत्य की जीत खंड काव्य की कथा वस्तु लिखिए। ठीक है, बस आपके जो आपके डिस्ट्रिक्ट में है, अगर आपको नहीं पता अपने टीचर से पूछिए। ठीक है, तो जो आप में है वो आपको यहां पर लिखना होगा। ठीक है, ये भी हो गया। तो खंड का जो हमारा है वो यहां पर फिनिश होता है। 50 मार्क का क्वेश्चन पेपर हमने देख लिया। ठीक है, इसमें आपके हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्न, गद्यांश, पद्यांश, जीवन परिचय, कहानी और खंड काव्य था। ठीक है, अब आते हैं खंड खा में, जिसमें हमारा संस्कृत होगा और जो आपका हिंदी व्याकरण है वो होगा। ठीक है, खंड खा यहां से स्टार्ट होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। इसमें आपको क्या करना है, देखिए 7 नंबर का रहेगा। ये आपको दे दिया गया, महामना विद्वान वक्ता धार्मिकों नेता पत्र पत्रकार राष्ट्रीय। ठीक है, ये आपको एक गद्यांश संस्कृत का दे दिया गया है। अब आपको इसका संदर्भ पहले लिखना है कि ये किस पाठ से लिया गया। ठीक है, फिर इसका आपको हिंदी अनुवाद लिखना है। ठीक है, अगर आपको पता है बहुत अच्छी बात है, आप 7 नंबर क्लियर कर लेंगे। मानिए नहीं पता है तो अथवा लगा हुआ है। यहां पर हिंदी में जो चांसेस होते हैं मार्क लाने के सबसे ज्यादा हो रहे हैं। ठीक है, तो अथवा लगा था, अब इसको आप कर दीजिए। मान लीजिए वो नहीं पता है तो इसको कीजिए, इसका आप संदर्भ लिखिए, फिर हिंदी अनुवाद कीजिए। ठीक है, इसका दोनों में से किसी एक का करेंगे, 7 नंबर क्लियर। इसीलिए मैं कहता हूं इसमें बहुत सारे टॉपिक हिंदी में है जो क्लियर रहते हैं और आते ही आते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। खा वाला देखिए, अब आप देखिए, दिए गए पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। देखिए अभी हमने हिंदी संस्कृत का गद्यांश देखा, अब पद्यांश देखते हैं। इसमें क्या देखिए, जैसे नमे रोस्ते भद्रम व उलूकस्य विचेतनम अक्रुद्धस्य पश्य मुखम पश्य कथम कुद्धो भविष्य। ठीक है, तो ये आपका एक श्लोक दिया गया है। ठीक है, इसको आप कर सकते हैं। इसका आप पहले लिखिए कि ये किस पाठ से लिया गया, इसका संदर्भ लिखिए, फिर इसका हिंदी अनुवाद लिखिए। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको नहीं पता तो अथवा लगा है। ठीक है, परोक्ष कार्य हंतरम प्रत्यक्ष प्रिय वादनम वर्जेता दिशम मित्र इसको मुखम। ठीक है, तो ये आपका दिया गया, इसको आप लिख दीजिए। दोनों में से किसी एक पर आपको उसका संदर्भ लिखना है, फिर हिंदी अनुवाद करना। मैंने बताया है कि इसमें जो सुभाषित रत्नानी चैप्टर है उससे श्लोक जरूर आता है, क्योंकि वो पूरा चैप्टर श्लोक का ही है। ठीक है, तो उस चैप्टर को पढ़ लेंगे। ये 7 नंबर जो दिख रहा है ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है, आप में ठीक है, सिर्फ आपको नंबर देखना पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। हिंदी संस्कृत से हमारा गद्यांश पद्यांश आएगा। अब आते हैं हिंदी व्याकरण वाले सेक्शन पर। देखिए इसमें क्या है, पहले मुहावरे एवं लोकोक्तियां, निम्नलिखित मुहावरे में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। 2 नंबर का आपका रहेगा। 4 दिए गए हैं, किसी एक को करना है। जैसे तलवार की धार पर चलना, इसका अर्थ होता है बहुत कठिन कार्य करना। ठीक है, बहुत कठिन कार्य करना, तो ये होगा जैसे आज के समय में ईमानदार व्यक्ति बनना तलवार की धार पर चलने के बराबर है। ठीक है, ईमानदारी से कमाना। तो ये आपका पहले इसका अर्थ लिखिए, फिर वाक्य प्रयोग कीजिए। फिर दूसरा टका सा जवाब देना, इसका मतलब होता है साफ इनकार करना। तीसरा दाल में काला होना, इसका मतलब होगा कुछ गड़बड़ होना। चौथा नमक मिर्च लगाना, इसका मतलब होगा बहुत बढ़ा चढ़ाकर बात करना। ठीक है, तो ये आपका अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग करना है। 4 दिए गए, 4 में एक ही करना है, तो कौन नहीं कर लेगा, सभी कर लेंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं इसमें। फिर 10 नंबर देखिए, निम्नलिखित शब्दों को संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन कीजिए। संधि विच्छेद जैसे फर्स्ट है तथापि, 3 नंबर का रहेगा, 3 क्वेश्चन 3 नंबर का। तथापि का संधि विच्छेद है, तो तथापि का सही संधि विच्छेद क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा, तथा धन अपि। अच्छा, परमेश्वर का संधि विच्छेद, परमेश्वर का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसमें भी आपके पास 4 ऑप्शन रहेंगे। ए वाला यहाँ है, बी सी डी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, परम धन ईश्वरा। तो ऐसे ऐसे आपको सही आंसर लिखना होगा। ऐसे गायिका का सही संधि विच्छेद क्या होगा, गय धन का, सी वाला ऑप्शन
ऑप्शन राइट है। तो इसमें आपको जो सही आंसर है संधि विच्छेद उसको अपनी कॉपी में लिखना होगा, बस हो गया। ठीक है, ऐसे देखिए खा वाला, दिए गए निम्नलिखित शब्दों की विभक्ति और वचन लिखिए। इसमें आपको विभक्ति और वचन पहचानना है। फिर देखिए फर्स्ट है आत्मनः में विभक्ति और वचन है। इसमें कौन सी विभक्ति है, कौन सा वचन है, आपके पास ऑप्शंस हैं। तो इसमें देखिए थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है जो मॉडल पेपर है। इसमें ए वाला भी सही है और डी वाला भी सही है, यानी कि इसमें दोनों सही है। ठीक है, ए भी डी भी, यानी कि आत्मनः में षष्ठी विभक्ति एक वचन भी है और पंचमी विभक्ति एक वचन भी है। ठीक है, लेकिन ऐसा एग्जाम में नहीं होगा, उसमें एक ही सही होगा। ठीक है, इसमें मिसप्रिंट हो गया है। ठीक, दूसरा देखिए नाम नान में विभक्ति और वचन है। इसमें कौन सी विभक्ति है, कौन सा वचन है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, षष्ठी विभक्ति बहुवचन। ठीक है, तो ये सी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो ऐसे इसमें जो सही विभक्ति और वचन है उसको चूज करके लिखना, 2 क्वेश्चन 2 नंबर, बस हो गया। 11 नंबर देखिए शब्द युग्म, इसका मतलब क्या होता है देखिए, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। इसमें आपको सही अर्थ चूज करना होता है। जैसे देखिए वसन व्यसन, जो पहले उसका अर्थ पहले होगा, जो बाद में उसका अर्थ बाद में होगा। ठीक है, तो वसन का मतलब क्या होता है, व्यसन का मतलब क्या होता है, तो ए बी ऑप्शन हमें दिया गया, सी है वस्त्र और आदत, यही हमारा सही आंसर होगा। देखिए वसन का मतलब होता है वस्त्र, व्यसन का मतलब होता है आदत, तो वस्त्र और आदत इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही सही आंसर लिखना होगा, जो पहले उसका अर्थ पहले, जो बाद में उसका अर्थ बाद में। दूसरा देखिए अंबुज अंबुद, इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आपको ए बी सी डी ऑप्शन करके दिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जल और कमल। ठीक है, अंबुज का मतलब होता है जल, अंबुद का मतलब होता है कमल, तो ये जल और कमल सही हो जाएगा, बस हो गया। ठीक है, तो ये बी वाला ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है। अब नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये देखिए निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। ये आपका शब्द अर्थ है। 4 क्वेश्चन दिए गए, चारों में से किसी एक का आपको 2 अर्थ लिखना है, 2 नंबर आपका क्लियर। तो देखिए जैसे अंबर, अंबर को और हम किन नामों से जानते हैं, अंबर को हम आकाश भी कहते हैं। ठीक है, आकाश, वस्त्र भी कहते हैं, तो अंबर के 2 नाम हैं। ठीक है, ऐसे आपको लिखना है। पट, पट का मतलब होता है, इसको भी हम वस्त्र लिख सकते हैं, आकाश लिख सकते हैं। ठीक है, वस्त्र आकाश। ठीक है, या एक और लिख सकते हैं आप घूंघट, घूंघट। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। विधि का आप जानते हैं, ये तरीका, प्रयोगशाला में ये बनाने की विधि, अमोनिया। ठीक है, तरीका कानून, कानून, ब्रह्मा, ब्रह्मा। ठीक है, ये हो गया। आगे देखिए नाग को हम किन नामों से जानते हैं, फाथी, पर्वत। तो देखिए चारों का मैंने बता दिया, बट आपको एक ही का लिखना है, 2 अर्थ। ठीक है, किसी एक का, 4 मैंने बता दिया ताकि आपको थोड़ा एक्स्ट्रा जानकारी हो जाए। ठीक है, और फिर देखिए गा वाला हमारा क्या है, इसको समझिए। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए। देखिए जो आंखों के सामने, उसे हम एक वर्ड में क्या कहेंगे, ABCD दिया गया है, तो उसे हम प्रत्यक्ष कहेंगे। जो आंखों के सामने है उसको प्रत्यक्ष बोलेंगे। ठीक है, और दूसरा देखिए जानने की इच्छा रखने वाला, उसे हम लोग बोलेंगे जिज्ञासु, सी वाला ऑप्शन राइट होगा। तो इसमें कुछ नहीं करना, 2 रहेगा, दोनों का आंसर दीजिए, 2 नंबर ले जाइए। ठीक है, फ्री में हो गया। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट हमारा है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। देखिए 2 नंबर का रहेगा, 4 वाक्य रहेंगे, चारों वाक्य में छोटी छोटी गलतियां रहेंगी, उसको सही करके लिखना है। जैसे देखिए तुम तो कुर्सी पर बैठे हैं, इसमें गलती क्या है, देखिए तुम के साथ हो रहेगा, तो तुम तो कुर्सी पर बैठे हो, तो हैं के जगह पर हो कर दीजिए, बस सही हो जाएगा। दूसरा देखिए इस सरोवर में अनेकों कमल खिले हैं, इसमें गलती क्या है, देखिए इस सरोवर में अनेकों के जगह पर अनेक लिख दीजिए, क्योंकि अनेकों खुद में, अनेक खुद में बहुवचन है, अनेकों लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है सम्मेलन में कवियत्री ने भाग लिया, इसमें गलती क्या है, कवित्री गलत है, कवियत्री इस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है, इसमें दोनों में छोटी ई का मात्रा लगा दिया गया है, ये रॉन्ग है। अब ये वाला सही है जो मैंने लिखा। ठीक है, चौथा देखिए कृपया अनुमोदन करने की कृपा करें, तो देखिए जहां कृपया लगा है वहां कृपा, जहां कृपा लगा है वहां पर कृपया लगाने की जरूरत नहीं है, तो कृपया को काट दीजिए, अनुमोदन करने की कृपा करें। तो चारों में छोटी छोटी गलतियां थी, आपको 2 ही सही करके लिखना है, मैंने चारों कर दिया। ठीक है, ये भी हो गया। नेक्स्ट टॉपिक 12 नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा आता है। देखिए वीर रस अथवा हास्य रस का स्थायी भाव के साथ उदाहरण अथवा परिभाषा लिखिए, 2 नंबर। यानी कि आपको ये रस छंद अलंकार, ये रस है, ये श्लेष अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार, ये अलंकार है, और ये दोहा अथवा सोरठा छंद है। ठीक है, तो रस छंद अलंकार 2, 2, 4, 2, 6 नंबर की आएंगे। इसमें आपको क्या करना है, रस में अगर आप हास्य रस, वीर रस पढ़ लेते हैं, जैसे देखिए इसमें वीर रस अथवा हास्य रस, दोनों में से किसी एक का आपको अस्थायी भाव के साथ उदाहरण लिखना है, परिभाषा लिख दीजिएगा। ठीक है, ऐसे श्लेष अथवा उत्प्रेक्षा, श्लेष अलंकार का लिखिए या उत्प्रेक्षा, देखिए अथवा लगा, इसका मतलब दोनों में से एक ही लिखना है। ठीक है, दोहा अथवा सोरठा दोनों में से एक ही। तो ये 6 नंबर का जो होता है ये एकदम फ्री में आपको मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको पढ़ लीजिए। सिर्फ रस में आप वीर रस, हास्य रस, करुण रस पढ़ लीजिए। श्लेष अलंकार, अलंकार में श्लेष, उत्प्रेक्षा, उपमा, रूपक, ठीक है, इन सबको पढ़ लीजिए। और दोहा में दोहा, सोरठा,
चौपाई, कुंडलियां, इनको पढ़ लीजिए, 6 नंबर क्लियर। और अगर आप लोगों ने वीडियो मेरा नहीं देखा, मैंने आपको रस छंद अलंकार एक ही वीडियो में पढ़ा दिया है बोर्ड एग्जाम के लिए, वहां पर 6 नंबर आपका आज ही क्लियर हो जाएगा, उसको जाकर देख लीजिए, या यूट्यूब पर सर्च कीजिए रस छंद अलंकार शुभम लेक्चरर, आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, ये हो गया ये। 13 नंबर देखिए क्या रहेगा, पत्र लेखन। देखिए बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को आवेदन पत्र, प्रार्थना पत्र लिखिए, 6 नंबर। अथवा मान लीजिए आप इस पर नहीं लिख सकते तो नीचे वाले पर लिख दीजिए, शहर में फैली संक्रामक बीमारी की तरफ जिलाधिकारी का ध्यान आकर्षित करने के लिए आवेदन पत्र, प्रार्थना पत्र लिखिए। दोनों में से किसी एक टॉपिक पर पत्र लिखिए, 6 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, लास्ट टॉपिक 14 आता है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। 5 ऑप्शन आपके पास रहेंगे, 1 2 3 4 5, पांचों में से, जैसे देश में बेरोजगारी की समस्या, आतंकवाद की समस्या और समाधान, वृक्षारोपण का महत्व, विद्यार्थी और राजनीति, देश की समृद्धि और विकास में समाचार पत्रों की भूमिका। पांचों में से किसी एक टॉपिक पर आपको निबंध लिखना है, 9 नंबर का ये रहेगा। ठीक है, बस आप क्या कीजिएगा, जब भी निबंध लिखिएगा उसका जो पहला हेडिंग हो वो होना चाहिए प्रस्तावना, जो लास्ट हेडिंग हो वो उपसंहार। ठीक है, बाकी बीच में हेडिंग जरूर डालना है, क्योंकि हेडिंग को देखकर ही एग्जामिनर नंबर देता है। ठीक है, तो ये भी हमारा क्लियर हो गया। तो ये हमारा 50 नंबर का जो खंड खा है वो भी क्लियर हो गया है। तो कितने नंबर का पेपर हो गया, 50 नंबर का हमारा खंड का हो गया और 50 नंबर का हमारा खंड खा हो गया। टोटल आपका 100 नंबर का ये पेपर हो चुका है। ऐसे ही पेपर आएगा, इसमें मैंने ज्यादातर आपको सॉल्यूशन बताने का प्रयास किया ताकि जितने भी क्वेश्चन है उसको ध्यान से समझ सकें, और इनमें से जब क्वेश्चन आए आपके एग्जाम में आप उसको चुटकियों में सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो आज का ये इंटरेस्टिंग वीडियो यहीं पर फिनिश होता है। आप लोग इस वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा जो आपके साथ पढ़ते हैं, ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। ठीक है, तो चलिए हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।